हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स की जो हमारी वीडियोस की सीरीज चल रही है उसका ये वीडियो 14th पार्ट है। 14th इंस्टॉलमेंट इज दिस वीडियो। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग प्रॉब्लम सेट नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स का जो प्रॉब्लम सेट 1 था वो पहले ही आ चुका है। अब तक बने हुए सभी 13 वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जो भी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स इन क्वेश्चंस के बीच बीच में हमको मिलेंगी उनके लिंक मैं ऊपर आई बटन में आपको देता जाऊंगा। तो मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि कोनिक्स इन पोलर फॉर्म के जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको ना आते हों आप जाकर के संबंधित वीडियो को चेक करें और सारे चीज़ों को स्टडी करके आप आएँ। ये जो 3 क्वेश्चन मैंने इस प्रॉब्लम सेट में सिलेक्ट किए हैं बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तीनों, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में और इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये तीनों क्वेश्चन आज तक देखे गए हैं। सो स्टूडेंट्स, बिफोर वी गो टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस कंप्लीटली, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेट योर फ्रेंड्स डू द सेम ऑल्सो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में कह रहा है PS P dash is a focal chord of a conic. फोकल कॉर्ड है कोनिक की PS P dash. Prove that the angle between the tangents at P and P dash is this tan inverse 2e sin alpha upon 1 minus e square, where alpha is the angle between the chord and the major axis. तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इसका। लेट अस से ये हमारा कोनिक है और ये उसकी एक्सिस है। यहाँ पर आप जानते हैं फोकस होता है और फोकस से जाने वाली किसी भी कॉर्ड को फोकल कॉर्ड कहा जाता है। तो ये एक कार्ड आप देख सकते हैं, पी एस इज द फोकस, और फोकस ही पोल भी होता है। ये रही फोकल कार्ड, और इस फोकल कार्ड के दोनों जो एंड्स हैं वो हैं पी और पी डैश, और क्वेश्चन में जिक्र किया गया है इन दोनों एंड्स पर पी और पी डैश पर टेंजेंट्स का। तो चलिए जरा टेंजेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट पी, और जो दूसरी टेंजेंट पी डैश पर है मान लीजिए वो ये टेंजेंट है हमारी। तो इन दोनों टेंजेंट्स के बीच का ये जो एंगल आप देख सकते हैं ये एंगल हमसे पूछा गया है। तो चलिए अब हम लोग वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कोनिक का इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ कोनिक इन पोलर फॉर्म इज L बाई R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। यहाँ पर आप जानते हैं बेसिक्स आपको मालूम है, L होता है सेमी लेटर सेक्टम और E होती है एसेंट्रिसिटी। ये L और E हमारे कोनिक के पैरामीटर्स होते हैं। अब हम सबसे पहले पॉइंट P पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P। अब यहाँ पॉइंट P जो है इसका हमें एंगल चाहिए। आप लोग टेंजेंट वाला वीडियो जाकर के चेक करिए, उसमें टेंजेंट का फार्मूला और पूरा सब कुछ वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मैं दिए दे रहा हूं, आप जाकर के टेंजेंट का वीडियो चेक करिए। तो उसके लिए हमें इस पॉइंट के वेक्टोरियल एंगल की जरूरत पड़ती है, जो कि क्वेश्चन में बताया गया है कि अल्फा इज द, अच्छा यहाँ पर अल्फा को दूसरे तरीके से वो बता रहे हैं, कह रहे हैं अल्फा इज द एंगल बिटवीन द कॉर्ड एंड द मेजर एक्सिस। तो दरअसल ये मेजर एक्सिस है और ये कॉर्ड है, तो जो ये एंगल है यही तो अल्फा होगा, और यही एंगल हमारा जो ये SP है, रेडियस वेक्टर है पॉइंट P का, उसके द्वारा एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल भी है। सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि ये अल्फा ही एंगल है, वेक्टोरियल एंगल ऑफ दिस पॉइंट P। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए इस एंगल की ही जरूरत पड़ती है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P इज L बाई R इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos ऑफ थीटा माइनस अल्फा। ये पोलर फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन होती है। अब मैं आपको धीरे धीरे टेक्निक बताता हूँ इस क्वेश्चन में आपको किस डायरेक्शन में जाना है ताकि आप ये एंगल निकाल सकें। देखिए, एंगल निकालने के लिए एक फार्मूला बड़ा पॉपुलर होता है जो आप सबने 10th और 11th क्लासेस में पढ़ा होगा। tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। लेकिन ये जो फार्मूला है ये कार्टेशियन फॉर्म की जो लाइंस होती हैं उनके लिए यूज होता है। पोलर फॉर्म में तो एंगल निकालने का ऐसा कोई फार्मूला आपने देखा ही नहीं है अभी तक, और इस फार्मूले में साथ में मॉड का यूज भी होता है। तो अगर हमें इस फार्मूले को यूज करके दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है तो हमारे पास इन दोनों टेंजेंट्स के स्लोप चाहिए m1 और m2, और पोलर फॉर्म में अगर कोई स्ट्रेट लाइन आपके पास है तो उसका स्लोप निकालने का सीधे कोई तरीका नहीं होता है। तो यहाँ पर ट्रिक ये है
कि अगर हमें इस टेंजेंट की स्लोप चाहिए तो पहले हमें इस इक्वेशन को पोलर फॉर्म से चेंज करना पड़ेगा कार्टेशियन फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट दिस पोलर फॉर्म इक्वेशन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। उसके लिए भी मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में इस इक्वेशन को बदलने के लिए सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि यहाँ ये जो cos थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला है ना, इसको पूरा फुल्ली ओपन कर लीजिए। ई cos थीटा प्लस cos थीटा cos अल्फा प्लस साइन थीटा साइन अल्फा। कॉस के माइनस के फॉर्मूले में प्लस होता है, साइन थीटा साइन अल्फा। अब फॉर्मूला ओपन करने के बाद ये जो आर आप देख सकते हैं, इस आर को एल बाई आर वाला ये जो आर है, इस आर को हमें राइट हैंड साइड में लेकर के आना है। एल इज इक्वल टू ई आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा कॉस अल्फा प्लस आर साइन थीटा साइन अल्फा। अब ये जो आर दो टर्म्स में है तो इनको कॉमन कर लीजिए। आर कॉस थीटा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आर कॉस थीटा दो जगह से कॉमन कर लीजिए, तो ई प्लस कॉस अल्फा कॉमन में आ जाएगा आर कॉस थीटा और प्लस यहाँ पर है आर साइन थीटा साइन अल्फा। अब आपको मालूम है कि पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कन्वर्जन करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज होता है, आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स, आर साइन थीटा इज इक्वल टू वाई। ये जो है कन्वर्जन करने के लिए इक्विवेलेंस यूज किए जाते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कोनिक्स की वीडियोस सीरीज में अब तक ये 14th वीडियो है, यानी बहुत सारे वीडियोस बने हैं। तो इस सीरीज के बिल्कुल बिगनिंग में जो पहला या दूसरा वीडियो था, उसमें एक वीडियो डेडिकेटेड इसी पर है कि हाउ टू कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स इनटू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर। तो जिन लोगों को ये कन्वर्जन ठीक से सीखने हो वो जाकर के वीडियोस को चेक करें। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि ये आर कॉस थीटा की जगह एक्स रख देना है और आर साइन थीटा की जगह वाई। यही जनरल तरीका है। कभी भी आपको पोलर फॉर्म की किसी स्ट्रेट लाइन को अगर कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना हो तो ऑलवेज यू हैव टू डू व्हाट इज टू कन्वर्ट आर कॉस थीटा इनटू एक्स एंड आर साइन थीटा इनटू वाई। तो दिस वे we will get the Cartesian equation of this tangent e plus cos alpha into x plus sin alpha into y। अब जब कोई लाइन आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आ चुकी हो तो उसका स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, आपको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में उस लाइन को चेंज करना चाहिए। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन कहा जाता है। तो अगर हम लोग इस y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पैटर्न पे इस लाइन को लिखें तो हमें दरअसल मिलेगा माइनस ई प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस एल बाई साइन अल्फा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x भी होगा कि ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लाइन लिखी हुई है, जिसमें x का जो ये मल्टीपल है पूरा, यही स्लोप होगी हमारी। तो इस तरीके से पहली टेंजेंट की स्लोप m1, चलिए उसका नाम रख लेते हैं, और m1 स्लोप हमारे पास आ चुका है माइनस ई प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। और अब हमें दूसरी टेंजेंट की स्लोप चाहिए। सिमिलरली देखिए, आप अपने डायग्राम में जाकर के देख सकते हैं कि जो दूसरा आपका P के अपोजिट साइड में जो पॉइंट P डैश होता है, अगर इसका वेक्टोरियल एंगल अल्फा होता है तो इसका वेक्टोरियल एंगल पाई प्लस अल्फा होता है। बहुत साधारण सी बात है, आपको मालूम है। ये वर्टिकली अपोजिट पॉइंट जो होता है, इसका एंगल पाई, इस एंगल से अगर ये एंगल अल्फा है तो इसका एंगल पाई इंक्रीज हो जाता है 180 डिग्री। तो आप बस इस फार्मूले में क्या करिए, m1 के फार्मूले में जहाँ पर अल्फा है वहाँ पर पाई प्लस अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो आपको सीधे टेंजेंट की स्लोप जो है वो डायरेक्टली मिल जाएगी। तो m2 आ गया हमारा माइनस ई प्लस कॉस पाई प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन पाई प्लस अल्फा। अब साइन पाई प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, तो इसका जो माइनस होगा इस वाले माइनस से प्लस हो जाएगा, और ऊपर cos पाई प्लस अल्फा भी माइनस cos अल्फा हो जाएगा। तो e माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, ये हमारा स्लोप हो गया m2। अब जैसा कि मैंने आपको डायरेक्ट किया था कि
दो लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना होता है मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2। तो दोनों स्लोप हमारे तैयार हैं, तो अब हम चलिए जो एंगल निकालने का फॉर्मूला है यूज करते हैं। तो फॉर्मूला देखिए m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 दो होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे m2 माइनस m1। कारण अभी बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि अगर हम m2 हमारा पॉजिटिव है, आप देखिए, और m1 जो है वो निगेटिव है, तो अगर हम m2 पहले लिखेंगे तो पॉजिटिव चीज़ पहले लिखना ज़्यादा बेटर होता है, और दूसरा वाला जो नेगेटिव है तो ये फार्मूले का माइनस और इसका m1 का माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो चलिए आगे इस फार्मूले को यहाँ पे लेके आते हैं। m2 की जगह मैंने लिखा e माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा, और माइनस का माइनस डबल माइनस प्लस हो जाएगा। m1 क्या था अपना, m1 देख लीजिए क्या था, m1 था माइनस ई प्लस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हो जाएगा ई प्लस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। तो ये तो हो गया ऊपर वाला m2 माइनस m1, और अपॉन नीचे लिखना होगा 1 प्लस m1 m2 ई माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। चलिए थोड़े सिंप्लीफिकेशन और करिए। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा कॉमन हो जाएगा, ऊपर से आ रहा है 2e अपॉन साइन अल्फा, 2e अपॉन साइन अल्फा, और नीचे से आ रहा है साइन स्क्वायर अल्फा, एलसीएम लिया जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस ई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर अल्फा। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लीजिए। एक साइन अल्फा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा इसके साइन स्क्वायर से, एक साइन अल्फा ऊपर चला जाएगा, 2e साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और माइनस का ई स्क्वायर बन रहा है। एंड इन दिस वे वी गेट द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर दिस एंगल 2e साइन अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। तो टेन थीटा हमारा चल रहा था, तो टेन को आप राइट हैंड साइड में ले आइए तो वो टेन इनवर्स बन जाएगा, और टेन इनवर्स ऑफ 2e साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। सो दिस वाज द एंगल वी हैड टू डिराइव। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिया। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं और दूसरे क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कह रहा है कि अ फोकल कॉर्ड पी एस पी डैश ऑफ एन इलिप्स इज इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू द मेजर एक्सिस। ये बात तो पिछले क्वेश्चन के जैसी है, यानी पी एस पी डैश फोकल कॉर्ड भी वही है, एंगल अल्फा विक्टोरियल एंगल जो था पॉइंट पी का वो भी वही है, सेम। शो करना है so that the perpendicular from focus on the tangent at P makes an angle tan inverse sin alpha upon E plus cos alpha with the axis। ये रहा हमारा कोनिक, ये रही उसकी एक फोकल कॉर्ड P S P डैश, ये हमारी फोकल कॉर्ड है, पॉइंट P का विक्टोरियल एंगल अल्फा है, और टेंजेंट एट P की बात करी गई है। तो चलिए पॉइंट P पर टेंजेंट सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट P। और इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि अगर हम इस टेंजेंट पर फोकस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यानी ये रहा आपका फोकस, और फोकस से अगर आप इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर खींचेंगे इस तरीके से, तो इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप जो है आपको निकालना है, क्योंकि स्लोप से ही एंगल निकलता है। अगर वो पूछ रहा है कि दिस परपेंडिकुलर मेक्स दिस एंगल विद द एक्सिस, यानी हमको इस परपेंडिकुलर का ये एंगल प्रूफ करना है कि इतना है, तो एंगल स्लोप से निकलता है। आप जानते हैं कि स्लोप जो होती है लाइन का m इज इक्वल टू टेन थीटा होती है, यानी अगर आपको कोई एंगल निकालना है तो आपको टेन इनवर्स m यानी टेन इनवर्स ऑफ स्लोप करना होगा, ठीक है। यानी हमारा टारगेट है इस लाइन s से, मान लो ये m रख लेते हैं, इसका नाम sm जो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर लाइन की सबसे पहले हमको स्लोप निकालनी है। स्लोप आ जाने के बाद जस्ट उसका टेन इनवर्स कर देंगे, तो जो भी एंगल हमसे कह रहा है वो एंगल आ जाएगा। इलिप्स हो या कोई भी कोनिक हो, उसका जनरल इक्वेशन होता है L बाई आर इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये हमारा इक्वेशन ऑफ कोनिक या इक्वेशन ऑफ इलिप्स हो गया। नेक्स्ट चीज है पॉइंट P पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना।
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P जो पॉइंट है उसका एंगल अल्फा है, तो L/R इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब जैसा कि आपको मालूम है, पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया कि अगर आपको किसी लाइन की स्लोप निकालनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट दैट लाइन इनटू कार्टेशियन फॉर्म। उसके लिए हमें r cos थीटा को x और r sin थीटा को y रखना पड़ता है। सबसे पहले हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे। ये जो cos थीटा है इसको कॉमन कर लीजिए, e प्लस cos अल्फा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा sin अल्फा। नेक्स्ट स्टेप यू नो इज टू ब्रिंग दिस r इन द राइट हैंड साइड। इस r को जरा हम राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे ताकि r cos थीटा और r sin थीटा हमें मिल सकें। चलिए जरा फ्रेम को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब इस r को आप राइट हैंड साइड में लेकर के आइए। अब कन्वर्जेंस क्या करने होते हैं, r cos थीटा को x करना होता है और r sin थीटा को y करना होता है। तो e प्लस cos अल्फा इंटू x प्लस साइन अल्फा इंटू वाई। लेकिन हमें इस लाइन की स्लोप नहीं निकालनी है, स्लोप हमें इस लाइन की जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी निकालनी है। चलिए जरा डायग्राम में एक बार इस चीज़ को फिर से देखिए। देखिए अभी जो हमने ये स्लोप, ये जो हमने कन्वर्जन किया है, ये जो लाइन अभी हमने निकाली है, ये तो हमारी जो ये ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं टेंजेंट, इस टेंजेंट का अभी हमने ये कार्टेशियन फॉर्म बदला है। जबकि हमें तो वास्तव में चाहिए SM, ये जो लाइन आप देख रहे हैं SM, इसका स्लोप चाहिए। तो अब अगला काम हमें जो करना है वो ये कि हमें इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखना है। और वो परपेंडिकुलर लाइन कहाँ से पास करती है, S से, यानी ओरिजिन से। परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए टेक्निक आपको मालूम है ना, ax प्लस by इज इक्वल टू c। अगर इस लाइन की परपेंडिकुलर लाइन लिखनी हो तो a और b जो ये गुणांक होते हैं, कोफिशिएंट्स, इनकी अदला बदली कर दी जाती है और जो बीच का साइन प्लस होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। ये टेक्निक आपको लोअर क्लासेस में पढ़ाई गई होगी। तो हम क्या करेंगे कि ये जो गुणांक हैं x और y के, इनकी अदला बदली कर देंगे। जैसे कि x के साथ आ जाएगा साइन अल्फा इंटू एक्स, और बीच का साइन अल्टर हो जाएगा माइनस, और e प्लस कॉस अल्फा आ जाएगा y के साथ, और कांस्टेंट टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि हमारी जो परपेंडिकुलर लाइन है वो ओरिजिन से पास कर रही है। आपने देखा कि जो फोकस है S, वहाँ से परपेंडिकुलर हमको खींचना है। तो कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास करती है उसका जो कांस्टेंट टर्म होता है वो 0 होता है। तो इस तरीके से हमारी टारगेट लाइन हमको अब मिल गई। इसी लाइन का हमको स्लोप चाहिए। इसे y इज इक्वल टू mx फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। y वाले टर्म को इधर ले जाइए और उसके बाद फिर उसको सेपरेट कर लीजिए। तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाई e प्लस कॉस अल्फा इंटू एक्स, ये लाइन आप देख सकते हैं, ये y इज इक्वल टू mx फॉर्म में लाइन लिखी जा रही है, यानी जो x स्लोप ऑफ द लाइन साइन अल्फा अपॉन e प्लस कॉस अल्फा एंगल मेड विद द एक्सिस, उसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स ऑफ स्लोप। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्लोप हमारे पास आ ही चुकी है, साइन अल्फा अपॉन e प्लस कॉस अल्फा। तो यही वो एंगल है जो हमको प्रूव करना था, निकालना था। थर्ड क्वेश्चन एक थ्योरम टाइप की है जिसमें प्रूव करना है कि अ कार्ड ऑफ कोनिक सबटेंड्स अ कांस्टेंट एंगल एट फोकस सो दैट द कार्ड टचेस अनदर कोनिक। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अ कार्ड ऑफ कोनिक सबटेंड्स अ कांस्टेंट एंगल एट द फोकस। एक कोनिक की एक ऐसी कार्ड है जो फोकस पर कांस्टेंट एंगल सबटेंड करती है। लेट अस से दिस इज दैट कार्ड। इस कार्ड का नाम PQ है और ये जो हमारा फोकस है कोनिक का, उस पर कांस्टेंट एंगल सबटेंड करती है। कांस्टेंट एंगल 2 बीटा माना जाता है। अब जिन स्टूडेंट्स ने कार्ड वाला वीडियो नहीं पढ़ा है
उनको ये सब अजीब लगेगा कि एंगल है, इसको 2 क्यों लिख रहे हैं, इसमें 2 तो किसी एंगल में नहीं लिया जाता, इसमें क्यों ले रहे हैं। तो इस तरीके से आपकी सारी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। ऊपर आई बटन में मैं कार्ड वाले वीडियो का लिंक दे रहा हूँ। तो उस वीडियो में मैंने हमारे पोलर फॉर्म का जो कोनिक होता है उसकी कार्ड का इक्वेशन लिखने की जितने भी केसेस होते हैं सारे केसेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आप जाइए वो वीडियो एक बार देख लीजिए तो आपको उस कार्ड की इक्वेशन भी पता चल जाएगी। और ये जो कांस्टेंट एंगल वाला जो एक उसका केस होता है, स्पेशल केस होता है कार्ड के कॉन्सेप्ट में, तो ये कांस्टेंट एंगल 2 बीटा क्यों लिया जाता है, ये इसका कारण वगैरह आपको सब कुछ पता चल जाएगा वहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग कार्ड की इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ कार्ड जो कि कांस्टेंट एंगल 2 बीटा सबटेंड करती है, तो उस कार्ड का इक्वेशन होता है L/R इज इक्वल टू E cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा और साथ में होता है सेक बीटा। ये इक्वेशन और इसका पूरा डेरिवेशन और हर कॉन्सेप्ट के सहित कार्ड वाले वीडियो में क्लियर कराया है। मैं एक बार फिर कहूँगा कि आप जाइए इसको देख लीजिए। तो ये हमारी कार्ड का इक्वेशन हो गया। अब हमें प्रूव क्या करना है कि सो दैट द कार्ड टचेज अनदर कोनिक, यानी जो इस कोनिक की ये कार्ड है, इस कोनिक के लिए जो प्रेजेंट कोनिक है हमारा, ये प्रेजेंट कोनिक की इक्वेशन क्या होती है ये भी आपको क्लियर कर दें। कोनिक इक्वेशन है L/R इज इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा। तो ये हमारा प्रेजेंट कोनिक है और इस कोनिक की ये जो है कार्ड हमने लिखी है। बड़ा क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन बड़ा घुमावदार है कि जो इस कोनिक की कार्ड है वो किसी दूसरे कोनिक की टेंजेंट है। टच करने का मतलब टच इज द अनदर कोनिक, मतलब दूसरे कोनिक की टेंजेंट हमको इसको शो करना है। और टेंजेंट की जो इक्वेशन की फॉर्म होती है उसमें E cos थीटा होता है और cos थीटा माइनस अल्फा होता है, उसमें ये सेक बीटा नहीं होता है टेंजेंट की इक्वेशन में। यानी अगर हमें इस इक्वेशन को टेंजेंट के इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो हमें यहाँ से पहले इस सेक बीटा को हटाना पड़ेगा। सेक बीटा को हटाइए तो आप सेक बीटा से डिवाइड करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा L cos बीटा डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू, यहाँ पे भी आ जाएगा E cos बीटा साथ में cos थीटा, चूंकि सेक बीटा से डिवाइड करेंगे तो बाकी टर्म्स में वो cos बीटा बन के आ जाएगा। E cos बीटा cos थीटा और यहाँ बचेगा cos थीटा माइनस अल्फा। टेंजेंट की इक्वेशन भी पिछले 2 वीडियोस में यूज कराई है तो उसको आप ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जहाँ L होता था हमारे कोनिक की इक्वेशन में, वहाँ पे L cos बीटा आ गया है। L की जगह L cos बीटा आ गया है और E की जगह E cos बीटा आ गया है। अब चूंकि बीटा हमारा कांस्टेंट है तो cos बीटा भी कांस्टेंट होगा और L और E हमारे ओरिजिनल कोनिक के लिए पहले से कांस्टेंट्स होते हैं। तो L के साथ अगर हम cos बीटा लगा देंगे तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा और एसेंट्रिसिटी जो E थी उसके साथ एक cos बीटा एक कांस्टेंट और इस तरह से लग जाएगा, तो ये एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। तो बस हमें करना क्या है कि इस L cos बीटा को हमें L डैश कर देना है और ये जो E cos बीटा आप देख रहे हो इसको हमें E डैश कर देना है, यानी ये 2 नए कांस्टेंट्स के नाम हमको रख देने हैं। तो ये बन जाएगा L डैश बाई R इज इक्वल टू, तो ये इक्वेशन अब इस तरीके से दिखने लगेगा L डैश बाई R इज इक्वल टू E डैश cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस अल्फा। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये टेंजेंट की फॉर्म है। ऑब्वियसली दिस इक्वेशन, मतलब ये जो ऊपर इक्वेशन आपने अभी निकाली है, दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट की इक्वेशन की फॉर्म है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ न्यू कोनिक, अनदर कोनिक। और वो जो नया कोनिक है आप देख सकते हैं उस नए कोनिक की जो पैरामीटर्स हैं वो L डैश और E डैश बन चुके हैं। तो अ न्यू कोनिक L डैश बाई R इज इक्वल टू 1 प्लस E डैश cos थीटा। यही हमें प्रूव करना था कि जो पहले कोनिक की कार्ड है कांस्टेंट एंगल सबटेंड करने वाली, वो इस दूसरे कोनिक की टेंजेंट है। ठीक है ना, पहले कोनिक की कार्ड जो है वो दूसरे कोनिक की टेंजेंट है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया।
आई होप कि आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और इन तीनों क्वेश्चंस में टेंजेंट के कॉन्सेप्ट का जिक्र आया, कॉर्ड के कॉन्सेप्ट का जिक्र आया और जो बेसिक्स हैं जैसे कि किसी लाइन का पोलर फॉर्म में कोई लाइन है तो उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, किसी पोलर फॉर्म की लाइन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। आप गौर करिए कि इन 3 क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बहुत सारी कॉन्सेप्ट सीखने का मौका भी मिला है और जिन लोगों ने इस टॉपिक की बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स मिस कर दी हों वो लोग जा कर के पूरी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अपने जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं उनको जा कर के पढ़ लीजिए, क्लियर कर लीजिए और ये पूरी सीरीज़ देखने के बाद ये जो पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक्स का पूरा चैप्टर है ये हमेशा के लिए आपकी सारी दिक्कतें इसकी दूर हो जाएंगी। Once again, I would like to suggest you to subscribe this channel so as to be getting this kind of content in coming future. तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय हिंद।